हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन पूना पैक्ट। बाबा साहब ने बचाए गांधी जी के प्राण। 23 सितंबर शुक्रवार की रात भय के वातावरण में गुजरी। शनिवार को हिंदू नेताओं के बीच फिर विचार विमर्श शुरू हुआ। आखिर प्रादेशिक विधान सभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या 145 तय हुई और केंद्रीय विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण 10% तय हुआ। जनमत संग्रह पर कोई भी नेता डॉक्टर अंबेडकर जी की बात मानने को तैयार नहीं था। कई घंटों की बातचीत व खींचतान के बाद मामला वापस गांधी जी के पास ले जाया गया। गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का तर्ज जायज है, जिसे नहीं मानने का सवाल ही नहीं है, लेकिन केवल कानूनी गारंटी से यह समस्या खत्म होने वाली नहीं है। इस कारण उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी से अनुरोध किया कि वे हिंदुओं को स्वयं सुधरने का अंतिम अवसर दिया जाए, ताकि वे अपने पापपूर्ण अतीत को स्वेच्छा से सुधार सके। जनमत संग्रह के मुद्दे पर भारी दबाव व तनाव की स्थिति थी। डॉक्टर अंबेडकर जी इसे 25 वर्ष जबकि गांधी जी 5 वर्ष तक ही रखना चाहते थे। मोल भाव जैसी स्थिति बन गई। आखिर डॉक्टर अंबेडकर जी 10 वर्ष तक के लिए मान गए और गांधी जी भी मान गए। डॉक्टर अंबेडकर जी व हिंदू नेताओं का विचार विमर्श पुणे के रामकृष्ण भंडारकर रोड स्थित शिवलाल मोतीलाल के बंगले पर हो रहा था। वहां आकर राजगोपालाचारी ने आकर बताया कि संकट की घड़ी टल गई है। गांधी जी ने आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर सबको भारी राहत मिली। फिर क्या था? गांधी जी की हाँ के बाद समझौता पत्र तैयार करने में कोई खास समय नहीं लगा। समझौता पत्र तैयार कर लिया गया। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ वह बाद में पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। राजा से नाराज मद्रास के नेताओं ने यह जिद कर ली कि यदि समझौता पत्र पर अछूत नेता MC राजा के हस्ताक्षर लिए गए तो डॉक्टर अंबेडकर जी को हम हस्ताक्षर नहीं करने देंगे। लेकिन इस पर भी बाद में सभी राजी हो गए कि सभी नेता हस्ताक्षर करेंगे। पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं ने प्रमुख थे M.R. जयकर, तेज बहादुर सरफू, घनश्याम दास बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर व श्रीनिवासन, MC राजा, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P. बालू, गवई ठक्कर बप्पा, डॉक्टर सोलंकी, BC मेहता और कामत थे। बंबई में भी कुछ लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के दौरान सक्रिय रहे राजगोपालाचारी तो इतने खुश हुए कि उन्होंने और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कलम की अदला बदली की। आखिर गांधी जी के प्राण बच गए। आमरण अनशन तोड़ दिया।
या समझौता भारत के संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे हिंदू समाज की वह मानसिकता भी उजागर होती है कि अछूतों के विरोध के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हस्ताक्षर के बाद यह खुशखबरी सुनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर व सब गांधी जी के सॉरी डॉक्टर अंबेडकर जी वह सब गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी से राजगोपालाचारी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी अब हमारे विचारों के हो गए। गांधी जी बोले, वाह कितनी अच्छी बात है, मनुष्य के विचारों पर कोई बंधन नहीं होता है। तुरंत ही डॉक्टर अंबेडकर जी बोले, अब गांधी जी के विचार मेरे विचारों के अनुसार बदल रहे हैं। इस समझौते की सूचना तुरंत ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजी गई। वायसराय को तार से सूचना दी गई। बम्बई को गवर्नर को सूचित किया गया। पूना पैक्ट, छुआछूत के खात्मे का प्रस्ताव, लेकिन कोड आज भी कायम। दूसरे दिन 25 सितंबर को सुबह सभी लोग समझौता मंजूर करने के लिए बंबई आए। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के हॉल में एक सभा हुई। सभा में मदन मोहन मालवीय ने कहा कि किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाना चाहिए और देश में छुआछूत का अंत होना चाहिए। सभी ने समझौते के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को बधाइयां दी। सरफू ने डॉक्टर अंबेडकर जी की काफी प्रशंसा की, उनके प्रति आभार जताया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी भविष्य में देश के एक तेजस्वी नेता बनेंगे। सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए संघर्ष की सभी वक्ताओं ने बड़ी प्रशंसा की। डॉक्टर अंबेडकर जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो करतल ध्वनि से हाल गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं आगे भी देश और देशवासियों के भले के लिए संघर्ष करने वाला अच्छा योद्धा बना रहूंगा। जो बात अब मानी गई है, यदि यही बात गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दौरान मान जाते तो मेरे लिए यह भारी संकट नहीं पैदा होता। मुझे गांधी जी के जीवन की भी चिंता थी और अछूतों के भविष्य की भी चिंता। आखिर हमने निर्णय किया जो गांधी जी, सरफू और राजगोपालाचारी के सहयोग से हो पाया। गांधी जी यदि मेरे विचार को पहले ही मान लेते तो उन पर भी यह संकट नहीं आता और देशवासियों को भी ऐसे विकट दौर से नहीं गुजरना पड़ता। अंत में उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वे समझौते के इस पवित्र बंधन से बंधे रहें और अछूतों के प्रति सद्भावना रखकर पालन करें। 27 सितंबर 1932 के दिन ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को मान्यता देने का फैसला किया। पूना की यरवदा जेल में कस्तूरबा के हाथों संतरे का जूस पीकर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई इस सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लिखा, यह सभा निर्णय करती है कि आज से हिंदू जाति में किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाएगा और जिन्हें अब तक अछूत समझा जाता रहा है उन्हें हिंदुओं की तरह ही कुओं, तालाबों, स्कूलों,
सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। भविष्य में मौका मिलते ही इस अधिकार को कानून का स्वरूप दे दिया जाएगा। सभा में लिए छुआछूत निवारण के प्रस्ताव के बाद हिंदू नेताओं ने छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। संघ के अध्यक्ष सेठ घनश्याम बिरला और अमृतलाल ठक्कर को मंत्री बनाया गया। संघ के सेंट्रल बोर्ड में 8 मेंबर थे, जिनमें 3 अछूत वर्ग के डॉक्टर अंबेडकर जी, MC राजा और राय बहादुर श्रीनिवासन थे। संघ का उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को दूर करना बताया। संघ के अध्यक्ष निवारण के उतने विरोधी नहीं है जितने अंतर जातीय रोटी बेटी व्यवहार के विरोधी है। इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह संघ अछूतों के केवल शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य करेगा। रोटी बेटी व्यवहार करना नहीं। अंतर जातीय विवाह की बातें संघ के कार्य क्षेत्र से बाहर है। दरअसल बेड़ा का ऐसा बयान हिंदुओं को खुश करने के लिए दिया था। आधुनिक बोधिसत्व खलनायक से नायक बने। पूना पैक्ट एक विकट राजनीतिक स्थिति थी, जिससे कई बातें सामने उभर कर आईं। नंबर 1, पूना पैक्ट ने सारे देश का ध्यान खींचा। इससे यह साबित हो गया कि गांधी कांग्रेस व रूढ़वादी हिंदू डॉक्टर अंबेडकर जी को दलितों का नेता नहीं मानते थे। अब उन्हें दलितों का प्रभावशाली व एकमात्र नेता माना और गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय बाबा साहब को दिया। नंबर 2, दोनों पक्षों को अपनी इच्छानुसार नहीं मिला, कुछ न कुछ खोना पड़ा। दलित जातियों को पृथक चुनाव का अधिकार छोड़ना पड़ा और संयुक्त चुनाव को मान लिया, यानी दलित वर्गों को अपने प्रतिनिधियों को सिर्फ अपने वोट द्वारा चुने जाने का अधिकार खोना पड़ा और समान हिंदू भी दलित प्रतिनिधियों को चुनाव में वोट देंगे। कम्युनल अवार्ड के अनुसार दलितों के लिए 71 सीटें ही सुरक्षित की गई थी। अब समझौते के बाद 148 मिल गई। गांधी जी शुरू से अलग चुनाव व सुरक्षित सीटों के विरुद्ध थे। इच्छा न होते हुए भी मंजूर होकर उन्होंने यह मांग स्वीकार की। लेकिन इस बात से सभी हिंदू नेता मन ही मन संतुष्ट थे। वे सोचते थे कि खाली सुरक्षित सीटों पर दलितों के जीतने से क्या होगा। उनकी डोर तो हिंदू नेताओं के हाथ में ही रहेगी और दया के साथ जीते हुए दलित प्रतिनिधियों को जो देंगे वे उसी में धन मानेंगे और सत्ता पर असली कब्जा तो सवर्ण हिंदुओं का ही रहेगा। नंबर 3, इस घटना से यह साबित हुआ कि जब कभी गांधी जी पर महात्मा का भाव राजनीतिक गांधी पर हावी होता है तो साधारण मुद्दे भी जटिल हो जाते, उलझ जाते। यरवदा जेल में गांधी में राजनीतिक तो सफल हुआ, लेकिन महात्मा का रूप असफल रहा। नंबर 4, पूना पैक्ट के बाद विवाद व खींचतान के समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने अद्भुत नेतृत्व क्षमता व दृढ़ता से काम लिया, क्योंकि एक तरफ वह थे तो दूसरी तरफ देश के सारे नेता और उधर जेल में गांधी जी मृत्युशैया पर लेटे पड़े थे। ऐसी नाजुक व विकट परिस्थिति में
भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दबकर या झुककर समझौता नहीं किया, जबकि उन पर भारी राजनीतिक दबाव व मारने की धमकियां मिल रही थी। नंबर 5, कुछ उग्र स्वभाव के अछूत नेताओं का कहना था कि बाबा साहब को ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजनीति में परिपक्व, समझदार व प्रबुद्ध जन इस समझौते में अछूतों का लाभ देखते हैं। पहला कम्युनल अवार्ड में रखी 71 की बजाय 148 सीटें अछूतों को मिल गए। दूसरा, गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर जी को मिला और उनकी हत्या के कलंक से अछूत बच गए। पूना पैग ने डॉक्टर अंबेडकर जी को आधुनिक बोधिसत्व की श्रेणी में स्थान दिया। जीवन दान बोधिसत्व की 10 परिमिताओं में से एक है। डॉक्टर अंबेडकर जी खलनायक से नायक बन गए थे। तीसरा, छुआछूत मिटाने तथा अछूतों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी हिंदुओं ने अपने ऊपर ले ली। अतः इन सब के लिए अछूतों को उग्र संघर्ष नहीं करना पड़ा और सबसे बढ़कर तो यह कि पूना समझौता बाबा साहब ने झुक कर नहीं किया। इसके बाद उनका व्यक्तित्व देश दुनिया में अधिक उभर कर आया। नंबर 6, इस पैक्ट के बाद अछूतों की समस्या देशव्यापी स्तर पर लोगों के ध्यान में आई। सवर्ण हिंदू नैतिक दृष्टि से छुआछूत मिटाने तथा दलितों की दशा सुधारने के लिए मजबूर होने लगे। नंबर 7, यह एक विचित्र समझौता और पहला दलित दस्तावेज था जिसमें दलित वर्ग के कानूनी अधिकारों को समाज की ओर से भी मान्यता मिली। पूना पैक्ट का असर, छुआछूत के खिलाफ आवाज तेज। पूना पैक्ट के बाद छुआछूत निवारण के मुद्दे पर देश का ध्यान आकर्षित हुआ। फिर गांधी जी के नेतृत्व में खुद हिंदू समाज ने इसे दूर करने का वचन जो दिया था। हिंदू समाज को यह भी चिंता थी कि यदि इस और ध्यान नहीं दिया तो अछूत हिंदू धर्म से अलग हो सकते हैं। इससे भारत के कई इलाकों में अस्पृश्यता निवारण के प्रति लोग काम करने लगे। कहीं कहीं अछूतों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुलने लगे। सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों के लिए जो रोक टोक थी वह ढीली होने लगी। गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को नैतिक समर्थन देने के लिए 8 मई 1933 को आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का आवास किया। इसके फलस्वरूप गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। चूंकि जेल से बाहर उनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर पाबंदी थी, इसलिए नवंबर 1933 में अछूतों द्वारा आंदोलन के लिए देश का दौरा किया। गांधी जी के इस आंदोलन से लोग जुड़ने लगे, लेकिन अब तक जो भी काम हुआ वह सिर्फ शहरों में छुआछूत मिटाने के लिए प्रेरित करने के लिए गांधी जी ने किया। गांधी जी के अनुयायी वे लोग व्यक्ति पूजा व गांधी भक्ति के कारण इस कार्यक्रम में शामिल होते थे। मन से छुआछूत का निवारण करने वाले सवर्ण बहुत कम थे। जो थोड़े सच्चे कार्यकर्ता थे उनको सवर्णों का सहयोग नहीं मिलता था। गांधी जी को भी अछूतों की ओर ज्यादा ध्यान दिलवाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर जी को ही जाता है। यदि ब्रिटिश सरकार डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार नहीं करती
तो गांधी जी उपवास नहीं करते और बाद में वह सब कुछ नहीं होता जो उपवास के कारण बाद में हुआ। इसलिए पूना पैक्ट के बाद अछूतोद्वार का श्रेय गांधी जी को जाता है, लेकिन उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी भी सहभागी है और छुआछूत निवारण के सवाल को राजनैतिक महत्व देने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर जी को ही जाता है। किसी भी समाज व देश में प्रगति के लिए विरोध जरूरी होता है और जो विरोध प्रगति में सहायक होता है वह प्रशंसनीय है। इस दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर जी के अलग प्रतिनिधित्व की मांग प्रगति में सहायक हुई। पूना पैक्ट से पहले कांग्रेस के नेता डॉक्टर अंबेडकर जी को महत्व नहीं देते थे, उल्टा अशब्दों से अपमान करते थे, काले झंडे दिखाते थे, देश का दुश्मन कहते थे। लेकिन अपने नेता गांधी जी के प्राण बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को मजबूर होकर अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर जी को ही मानना पड़ा और गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर जी को ही मिला। गांधी जी ने देश में अछूतोद्वार का आंदोलन चलाया, लेकिन वह शहरों तक ही सीमित था। उनके अनुयायी उन्हें सिर्फ खुश करने की भावना से ज्यादा जुड़े थे। यदि श्रमणों ने वह आंदोलन मन से स्वीकार कर चलाया होता तो आजादी के इतने समय बाद भी देश में छुआछूत का विष वृक्ष जिंदा नहीं रहता। पूना पैक्ट के पहले गांधी जी यंग इंडिया के नाम से अखबार निकालते थे। पूना पैक्ट के बाद उन्होंने यंग इंडिया को बंद करके हरिजन नामक अखबार शुरू कर दिया। मैसूर सरकार ने वहां के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में अछूतों के भाग लेने की घोषणा कर दी। त्रवणकोर के महाराजा ने अपने सरकारी अधिकार में 1600 मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिए। पूना पैक्ट मंजूर, अछूतों को राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षणिक सुरक्षा। नंबर 1, आम चुनाव में राज्य विधानसभाओं में अछूतों के लिए इस प्रकार क्षेत्र आरक्षित यानी रिजर्व होंगे: मद्रास 30, मध्य प्रांत 20, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, असम 7, पंजाब 8, बंगाल 30, बिहार व उड़ीसा 18, उत्तर प्रदेश 20 और इस तरह कुल 148 सीटें। नंबर 2, इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन द्वारा निम्न तरीके से होगा। आम चुनाव में अछूत मतदाता अपने एक एक वोट द्वारा हर एक सुरक्षित के लिए 4 उम्मीदवार को चुनेंगे। इनमें जिन व्यक्तियों को सबसे अधिक वोट मिलेंगे वे ही आम चुनाव में उम्मीदवार होंगे। नंबर 3, केंद्रीय विधानसभा के लिए अछूत प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांत के अनुसार वैसे उक्त खंड में राज्य विधानसभाओं के लिए बताया गया है चुने जाएंगे। नंबर 4, केंद्रीय विधानसभा में आम चुनाव की 18% सीटें अछूतों के लिए आरक्षित रहेंगी। नंबर 5, केंद्रीय व प्रादेशिक निर्वाचनों के लिए प्रथम यानी प्राइमरी चुनाव की विधि पहले 10 वर्षों तक लागू रहेगी। यह तरीका नीचे के बिंदु के अनुसार पारस्परिक समझौते के साथ इससे पहले भी समाप्त की जा सकेगी। नंबर 6, प्रादेशिक और केंद्रीय
विधानसभा में आरक्षित सीटों द्वारा अछूतों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली जैसे कि उपरोक्त नंबर 1 और 4 में अंकित है। जब तक संबंधित संप्रदाय इसे पारस्परिक समझौते के साथ स्वयं नहीं समाप्त कर देते, तब तक जारी रहेगी। नंबर 7, अछूतों के लिए केंद्रीय और प्रादेशिक विधानसभाओं के लिए मत अधिकार लेथियन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार होगा। नंबर 8, अछूत जाति का होने के कारण कोई भी व्यक्ति म्युनिसिपल या जिला बोर्ड के चुनाव या किसी सरकार नौकरी के नियुक्ति के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अछूतों की हर विभाग में संबंधित नौकरियों के लिए अनिवार्य योग्यता का ध्यान रखते हुए भर्ती करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। नंबर 9, हर प्रांत में शिक्षा के लिए जो बजट तय किया जाएगा, उसमें से पर्याप्त राशि अछूतों के शैक्षणिक विकास के लिए अलग कर दी जाएगी। आखिर डॉक्टर अंबेडकर जी को पूना पैक्ट क्यों स्वीकार करना पड़ा? डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट क्यों स्वीकार करना पड़ा, इस संबंध में उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी व कांग्रेस में अछूतों के लिए क्या किया में लिखा, जहाँ तक मेरा संबंध है, आज तक कोई व्यक्ति मुझसे अधिक भयानक दुविधा में नहीं पड़ा होगा। मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला, अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कम्युनल अवार्ड में दिए थे। दूसरा, मानव समाज का एक अंग होने के नाते मानवता के आधार पर मैं गांधी के प्राण बचाऊं। मैंने मानवता की आवाज को सुना, स्वीकार किया और गांधी जी जैसा चाहते थे वैसा कम्युनल अवार्ड में बदलाव करके उनके प्राण बचाए। गांधी जी अपने प्राणों की चिंता किए बगैर अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जेल में उनका स्वास्थ्य गंभीर हो चुका था। डॉक्टर्स ने चेतावनी दे दी थी, ऐसी दशा में मानवीय आधार पर उनके प्राण बचाना जरूरी था, अन्यथा भविष्य में बाबा साहब व दलितों की दशा क्या हो जाते, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड से कम मांगे मंजूर हुई, यह सही है, लेकिन इसके साथ भारत के इतिहास में अछूतों को केंद्रीय और प्रादेशिक विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिला। उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थान मिले और शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग बजट व सुविधाएं मिली। डॉक्टर अंबेडकर जी के आंदोलन की यह महान विजय थी। यह कहना कि डॉक्टर अंबेडकर को समझौता नहीं करना चाहिए था, तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर जी की जगह अपने को खड़ा कर सोचना चाहिए। जिन करोड़ों अछूतों के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी संघर्ष कर रहे थे, वह अनपढ़, असंगठित और अचेत समाज था। उस काल में डॉक्टर अंबेडकर जी अकेले थे। दूसरी ओर सारा हिंदू समाज व मीडिया घोर विरोधी था। अंग्रेजी शासक भी अवसरवादी थे। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर जी की दशा उस जलते हुए दीपक की तरह थी, जो भयंकर तूफान के सामने अकेला जूझ रहा था, जिसे रास्ता दिखाते हुए अछूतों को मंजिल तक पहुंचाना था, और वे सफल हुए। पूना पैक्ट में 2 महापुरुषों के बीच एक गैर सरकारी समझौता हुआ था। इस समझौते की शर्तें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल की गई। इस प्रकार पूना पैक्ट को कानूनी रूप मिला। दलित वर्गों के लिए पहली बार एक्ट में अनुसूचित जातियां शब्द इस्तेमाल किया गया। मंदिर प्रवेश
मुक्ति का मार्ग नहीं। सामाजिक आर्थिक प्रगति जरूरी। पूना पैक्ट ने देश के हिंदुओं को एक बार तो बुरी तरह से झकझोर दिया। झूठे सच्चे ही वे अछूतों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगहों पर अछूतों ने मंदिर प्रवेश की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। अब कुछ कांग्रेसी हिंदू भी इनमें शामिल हो जाते थे। कई जगह खुद सवर्णों ने भी मंदिर के द्वार खोल दिए थे। गांधी जी की इच्छानुसार श्री रंगा अय्यर ने सेंटर असेंबली में एक मंदिर प्रवेश बिल पेश किया था। गांधी जी चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जी इस बिल का समर्थन करें, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी मंदिर प्रवेश आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए बाबा साहब से बार बार अनुरोध करते ही रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार था कि यदि अछूतों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो रूढ़वादी हिंदुओं की मानसिकता में बदलाव में जाएगा, और यदि उनमें बदलाव नहीं भी हो तो इससे अछूतों का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे कि अछूतों को अपना समय व शक्ति मंदिर प्रवेश जैसी बेमतलब की बातों में खर्च नहीं करना चाहिए। वह कहते थे, मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोलना या नहीं खोलना यह तुम्हारे विचार करने की बात है, मेरे आंदोलन की नहीं। यदि तुम समझ सकते हो कि किसी मानव समुदाय को अपमानित करना बुरी बात है तो अपने मंदिरों के दरवाजे खोलकर सब भले आदमी बन जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हारे मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी विषय पर वह कहते थे, यदि हिंदू धर्म अछूतों का भी धर्म है तो उसे सामाजिक समानता का धर्म बनाना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर प्रवेश की बात जोर देने से हिंदू धर्म सामाजिक समानता का धर्म नहीं बन सकता। इसके वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को मिटाना होगा, जो जात भेद, ऊंच नीच व छूत अछूत की जननी है। और यदि वर्ण व्यवस्था को मिटा देना संभव नहीं है तो अछूत लोग मंदिर प्रवेश और हिंदू धर्म दोनों को छोड़ देंगे। हिंदू शास्त्रों के 4 वर्ण और जात भेद अछूतों के आत्म सम्मान के खिलाफ है। अछूत अपने को तभी हिंदू मानेंगे जब हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों से वर्ण व्यवस्था व जात भेद मिटा दिया जाएगा। हिंदू धर्म के समाज सुधारक व खुद गांधी जी क्या इस सिद्धांत और ध्येय को मानने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा आंदोलन चलाने का साहस करेंगे? मैं अपना आखिरी फैसला लेने से पहले इस सवाल का उत्तर चाहता हूँ, और मैं इस पर गांधी जी व हिंदू धर्म सुधारकों के विचार सुनने की प्रतीक्षा में हूँ। सिर्फ मंदिर प्रवेश से अछूतों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, यह तो बुराई है। बाबा साहब आगे कहते हैं, मेरे इस विचार के बाद गांधी जी यह कह सकते हैं कि यदि अछूत मंदिर प्रवेश करेंगे तो वर्ण व्यवस्था व जात भेद को मिटाने के लिए उनका आंदोलन नहीं रुकेगा। यदि मैं मंदिर प्रवेश के लिए तैयार होता हूँ तो इसके बाद हम वर्ण व्यवस्था और जात भेद के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। क्या गांधी जी व अन्य सुधारक उसमें शामिल
होंगे। यदि गांधी जी उस समय सनातनियों के साथ होंगे तो मैं निवेदन करता हूं कि गांधी जी को अभी से मेरे पक्ष में खुलकर आ जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था व जात भेद के खिलाफ हमला तेज। डॉक्टर अंबेडकर जी की हिंदू धर्म की भेदभाव पूर्ण नीति के खिलाफ पूरे जोर आवाज थी, जो भारत भर में गूंज उठी। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने बुराई को जड़ से पहचाना और उस पर ठोस प्रहार किया। वर्ण व्यवस्था मानने वालों के लिए यह विस्फोट जैसा था। आज आजादी के इतने लंबे समय बाद भी छुआछूत को कानून में अपराध घोषित करने के बावजूद जिंदा है। गांधी जी बार बार कहते रहे कि जनमना चातुर्वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के भाव नहीं है, लेकिन यह उनकी भारी गलतफहमी और सच्चाई को भुलाने वाली बात थी। गांधी जी का वर्ण भेद यानी जात भेद धंधे के आधार पर था, यानी बेटा वही धंधा करे जो उसके पिता करते हैं। यह नियम मानवता के खिलाफ है और आज का शिक्षा शास्त्र मानव शास्त्र के आधार पर बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उसको शिक्षा देने की सिफारिश करता है। इस मनोवैज्ञानिक सवाल को गांधी जी समझ नहीं सके। बाबा साहब के इन सवालों के बाद गांधी जी ने कहा, यदि डॉक्टर अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म की रीढ़ है और वर्णाश्रम विधान में ऊंच नीच की भावना नहीं है। ऐसे में बाबा साहब व गांधी जी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए पूना पैक्ट के बाद भी दोनों के विचारों में मेल ही नहीं पाया। हालांकि पूना पैक्ट के बाद सवर्ण हिंदू में थोड़ा बदलाव जरूर आया और अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश की मांग की ओर ध्यान देने लगे। गांधी जी पहले मंदिर प्रवेश और अंतर जातीय खान पान के खिलाफ थे। पैक्ट के बाद उनके विचारों में भी कुछ बदलाव आया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, लेकिन अब समय बदल गया था। उन्हें लगा कि अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन से भला नहीं होगा। वे अब अछूतों को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते थे। 23 सितंबर 1932 की रात को बम्बई को बरली में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन मंदिर प्रवेश से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। अब तुम्हें सामाजिक व आर्थिक प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिए। धन की कमी से पेट में भोजन, पहनने को वस्त्र, बच्चों की पढ़ाई और दवा के लिए कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए तुम्हें राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के लाभों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस सभा में अछूतों से निवेदन किया कि वे सभी आंदोलनों के केंद्र के रूप में भवन बनाने के लिए धन इकट्ठा करें। 18 अक्टूबर 1932 को बम्बई के बेलासिस रोड पर आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, तुम्हारे गले में तुलसी की माला पहनने से मारवाड़ी सूदखोर की कैंची से बच नहीं पाओगे। चूंकि तुम राम नाम का जाप करते हो, इसलिए जमींदार या वाणिक
आपको छूट नहीं देगा। चूंकि आप लोग पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करने जाते हो, इसलिए तुम्हारा मालिक तुम्हारी मजदूरी नहीं बढ़ाएगा। समाज के अधिसंख्य लोग जीवन की इन निरर्थक, रहस्यवादी, काल्पनिक व अंधविश्वासपूर्ण बातों में विश्वास करते हैं। इसलिए चालाक, स्वार्थी व धोखेबाज लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक शक्ति तुम्हें मिलने वाली है, उसका ठीक और पूरा प्रयोग करो और उससे पूरा लाभ उठाओ। भारतीय ग्राम प्रणाली रूढ़वादी विचारों व जातियों का जमावाड़ा। बम्बई विधान परिषद में ग्राम पंचायत बिल पेश किया गया, जिसके द्वारा पंचायतों को नागरिक व न्यायिक अधिकार दिया जाना था। इस बिल पर 6 अक्टूबर 1932 को बाबा साहब ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, बम्बई प्रांत में 30,000 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन सिर्फ 323 ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायत एक्ट 1920 के तहत काम करना स्वीकार किया है। बाकी पंचायतें किसी कानून के अधीन नहीं है। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ये ग्राम पंचायतें भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए विनाशकारी और घातक साबित हुई हैं। यदि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनप नहीं सकी, यदि देशभक्ति का निर्माण नहीं हो पाया, तो मेरे विचार में इसका मुख्य कारण भारत की ग्राम प्रणाली है। इसने सभी लोगों को विशेषवादी और स्थानकवादी बना दिया है। प्राचीन ग्राम पंचायतों के कारण भारत की एकता के सूत्र में न बंधकर ग्राम जातियों का मिश्रण होकर रह गए। यदि उनमें कोई साझेदारी थी, तो सिर्फ इतनी कि वे एक ही सम्राट के प्रति वफादार थे। ऐसे लोग जो अशिक्षित, अज्ञानी, अंधविश्वासी, जातवादी, ईर्ष्यालु और तथा समानता के विरोधी हैं, क्या ऐसे लोगों से न्याय की आशा की जा सकती? मुझे तो ऐसी आशा नहीं है। ऐसे रूढ़वादी व अशिक्षित पंचों के हाथों अपने जीवन, आजादी और संपत्ति सौंपना हम उचित नहीं समझते और हमें उनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आगे कहा, विधान परिषद सदस्यों ने पूना पैक्ट के उस धारा को पढ़ा होगा जिसमें अछूतों को समस्त स्थानीय निकायों, पंचायतों, बोर्डों और नगर पालिका आदि में प्रतिनिधित्व देने के शर्त हैं। मुझे आशा है कि हिंदू पूना पैक्ट की इस धारा पर ईमानदारी से अमल करेंगे और ग्राम पंचायतों में अछूतों प्रतिनिधित्व के लिए जाएंगे। सावंतवाड़ी में एक मुकदमे के सिलसिले में जाते समय बीच में डॉक्टर अंबेडकर जी यरवदा जेल में गांधी जी से मिले और कहा, छुआछूत निवारण के आंदोलन में अब कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। सनातनी हिंदू सुधारक उदासीन है। अब मंदिर प्रवेश व सहभोज की बजाय छुआछूत निवारण मंडल को अपनी शक्ति अछूतों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास की ओर लगानी चाहिए। 28 अक्टूबर 1932 को जहांगीर हॉल बम्बई में ऋषि समाज की ओर से आयोजित एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, सहभोज व मंदिर प्रवेश को मेरा विरोध नहीं है, लेकिन अछूतों को सचेत किया कि वे कहीं मंदिर प्रवेश और अंतरजातीय सहभोज में ही ना खो जाए। उससे रोजी रोटी की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा।
उन्होंने आगे कहा, आप जितना जल्दी हो सके उतना इस मूर्खतापूर्ण विश्वास को त्याग दो कि आपके दुख दर्द दरिद्रता पूर्व जन्मों का फल है या ईश्वर की इच्छा अनुसार है। खुद को दास या नीच समझने वाली सोच को छोड़ दो। आपकी गरीबी पहले से तय की हुई नहीं है। इसे अपने प्रयासों से दूर भी किया जा सकता है। 4 नवंबर 1932 को बम्बई में गुजराती अछूत मेघवाल समाज की ओर से एक सभा का आयोजन कर बाबा साहब को मानपत्र दिया गया। इसमें आयोजित सहभोज में सभी अछूत जातियों ने भाग लिया। उस सभा में उन्होंने कहा, मंदिर प्रवेश का आंदोलन क्षणिक है, वह कभी भी खत्म हो जाएगा। हमें सामाजिक दर्जा समानता की नींव पर प्राप्त करना है और अपनी आर्थिक गुलामी की जंजीरें तोड़नी चाहिए। उसी दिन बाल पारवाड़ी में आयोजित एक सभा में उन्होंने सभी अछूत जातियों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए कहा। बाबा साहब तीसरी गोलमेज सभा के लिए लंदन रवाना। 7 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, जिस अर्थ से वह आंदोलन ब्रिटिश नौकरशाही को हरा नहीं सका, उस अर्थ में वह आंदोलन विद्रोही तो था ही नहीं। लंदन जाते समय डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत उत्साह में नजर आ रहे थे। अछूतों का वह महान नेता अब तक के संघर्ष के बाद काफी प्रसिद्ध हो चुका था। देश विदेश में उस विद्वान की काफी ख्याति हो चुकी थी। वह विक्टोरिया जहाज से लंदन जा रहे थे। कांच की तरह चमकीला हिंद महासागर प्रसन्न व शांत नजर आ रहा था। जहाज में अन्य कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे। ऐसे ही एक प्रमुख व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर जी की ओर इशारा करते हुए अपने मित्रों को कहा, यही है वह युवा नेता जो भारतीय इतिहास के नए पेज लिख रहा है। उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर जी के पैर में दर्द बहुत था। जहाज में वह नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। छुआछूत विरोधी संघ के महासचिव ठक्कर बप्पा को डॉक्टर अंबेडकर जी ने लंदन जाते समय पोर्ट सैयद से 14 नवंबर 1932 को एक पत्र लिखा, जो हिंदू समाज सुधारकों के लिए एक ऐतिहासिक पत्र है। इस पत्र में बाबा साहब ने लिखा, सवर्ण हिंदुओं और अछूतों को किसी कानून द्वारा एक दूसरे के नजदीक लाकर साथ बैठाया नहीं जा सकता। किसी चुनाव कानून द्वारा भी नहीं, भले ही पृथक चुनाव के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन कर दिया जाए। केवल एक ही जो उन्हें एक कर सकते, वह है प्रेम। अछूतों की मुक्ति उसी समय होगी जब हिंदू यह सोचने लग जाएंगे या उन्हें सोचने पर विवश किया जाएगा कि वे अपने रंग ढंग बदले। मैं सवर्ण हिंदुओं की मनोव्रत में क्रांति चाहता हूँ। एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए। छुआछूत
विरोधी लीग के आंदोलन द्वारा अछूतों के नागरिक अधिकारों जैसे कुओं से पानी भरना, स्कूलों में उनके बच्चों को प्रवेश, मार्गों के उपयोग की स्वतंत्रता की सुविधाएं दिलवाएं। इससे हिंदू समाज में एक क्रांति और हिंसक संघर्ष भी शुरू होगा। लेकिन मेरे विचार में इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छुआछूत के खात्मे के लिए इतनी उथल पुथल तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपको हिंदुओं के अमानवीय व्यवहार व उनके रूढ़िवादी के सॉरी उनके रूढ़िवाद के खिलाफ यह कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सीधी कार्रवाई से हिंदू सोचने पर मजबूर हो जाएगा, चिंता में पड़ेगा, फिर वह स्वयं को सुधारने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अपने पत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी ने आगे लिखा, अछूतों की गरीबी, दरिद्रता व दयनीय दशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें दूसरों के बराबर आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिलते। अतः लीग के कार्यकर्ता अछूतों के खिलाफ इस भेदभाव के लिए संघर्ष करें। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना प्रसिद्ध पत्र इन शब्दों के साथ समाप्त किया, जो लोग प्रेम करते हैं वही सेवा कर सकते हैं। 17 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सभा के संयुक्त समिति की बैठक शुरू हुई। इस बार सभा में प्रतिनिधियों की संख्या पहले से कम थी, क्योंकि इस बार काम केवल इतना ही था कि पहले की सभाओं की अधूरी बातों का ब्यौरा तैयार किया जाए। केंद्रीय सरकार के गठन के बारे में भी विचार होना था। कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। प्रतिनिधियों में गुटबाजी व फूट देखकर डॉक्टर अंबेडकर जी को निराशा हुई। उन्हें मुस्लिम प्रतिनिधियों के व्यवहार से दुख हुआ, क्योंकि मुसलमानों की 14 सूत्रीय सभी मांगे मानी जाने के बावजूद भी वे भारत के लिए उत्तरदायी केंद्रीय सरकार की मांग अन्य सभी प्रतिनिधियों के साथ करने में समर्थन नहीं दे रहे थे। इस बार मुस्लिम प्रतिनिधियों का रुख दलित वर्गों के प्रति कुछ कठोर रहा। अतः डॉक्टर अंबेडकर जी को कहना पड़ा कि कट्टर हिंदुओं की तरह मुसलमान भी अजीब लोग हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि बिल्कुल अलग गुट के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, जो संगठित भारत के लिए स्पष्ट खतरा है। मुसलमान नेताओं के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार साफ होने लगे। आगा खां इस गुट के प्रमुख थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, जब हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तो अछूतों का मुसलमानों से मेल जोल बढ़ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों से दोस्ती करने में हमारा हित होगा। ये सोचना सही नहीं है। अतः अछूतों को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। वर्णाश्रम स्वराज संघ के ब्राह्मण अध्यक्ष में विशेष तार भेजकर कॉन्फ्रेंस में आए मुस्लिम प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का विरोध करें और हिंदुओं का पक्ष गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम रखें, क्योंकि अछूतों का अधिकार वाला स्वराज हिंदुओं के साथ मुसलमानों के लिए भी हानिकारक होगा। इतिहास गवाह है कि संकटग्रस्त वैदिक ब्राह्मणी धर्म की रक्षा हेतु ब्राह्मणों ने कट्टर एवं आक्रमणकारियों के आगे भी सिर झुका दिया था।
सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने व्यापार कमेटी में काम किया। 8 सदस्यों की कमेटी ने केंद्रीय सरकार को एक स्मरण पत्र पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि जन्म, जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव को स्वीकार करने वाले कानून को खत्म किया जाए। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बाबा साहब ने लंदन से अपने घर एक पत्र लिखा। उसमें वे लिखते हैं, गोलमेज सभा के बारे में प्रतिनिधियों का अब उत्साह नजर नहीं आता है। अब ब्रिटिश जनता भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अमेरिका का कर्ज देने के मुद्दे पर उनका ज्यादा ध्यान है। जाति विशेष का सवाल खत्म होने के बावजूद मुस्लिम प्रतिनिधि पहले की तरह हिंदुओं के साथ कटकर व्यवहार कर रहे हैं। रियासतों के राजाओं व नवाबों की तो यही इच्छा है कि उनकी पुरानी सुविधाएं व वर्चस्व कायम रखा जाए। हमें ऐसा नहीं लगता है कि बटे हुए लोग कुछ ठोस प्रयास करेंगे। 24 दिसंबर 1932 को तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का काम खत्म हुआ और डॉक्टर अंबेडकर जी 23 जनवरी 1933 को वापस बंबई आ गए। यहाँ समता सैनिक दल ने उनका स्वागत किया। यहाँ आकर देखा तो राजनीतिक उथल पुथल के साथ सामाजिक तनाव भी खूब दिख रहा था। अछूत अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन की भी हलचल थी। मलवार के गुरुवायूर मंदिर प्रवेश के लिए केलापन ने व्रत शुरू कर दिया। झमोरिन के हिंदू नरेश ने अछूतों के लिए यह मंदिर खोलने से साफ मना कर दिया। गांधी जी ने केलापन के समर्थन में खुद भी व्रत रखने की घोषणा कर दी। 1 जनवरी 1933 को अनशन शुरू होना था, लेकिन गांधी जी बार बार अनशन स्थगित करते रहे। आखिर उन्होंने अनशन पर बैठने का इरादा छोड़ दिया। अछूतों को मालूम पड़ गया कि गांधी जी की बात उनके अनुयायी कितनी सुनते हैं और अमल करते हैं।